हेलो साथियों, स्वागत है आपका निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने होने वाले जुलाई माह के सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड मैं आज 28 दिसंबर 2022 को होने वाले जूनियर सीटेट के एग्ज़ाम का सीडीपी का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो साथियों, चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि कथन और तर्क से संबंधित है। तो हमारा पहला कथन है, कह रहा है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा कथन। उसके बाद तर्क देखते हैं। कथन के लिए तर्क क्या कह रहा है। तर्क कह रहा है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। साथियों, कथन के संदर्भ में तर्क भी यहाँ पे जो है एक बेटर तर्क दे रहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफेलोकॉडल प्रिंसिपल या शीर्षगामी सिद्धांत। साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। शीर्षगामी सिद्धांत की बात करें तो यह शीर्षगामी सिद्धांत दर्शाता है कि विकास अनुदैर्ध्य अर्थात हॉरिजेंटल दिशा में आगे बढ़ता है, अर्थात ऊपर से नीचे और सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बच्चे चलने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करते हैं। तो साथियों, अगर हम विकास की बात करें तो इसके दो सिद्धांत होते हैं। दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं। दूसरा सिद्धांत है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। यह केंद्र से बाहर की ओर होता है और शरीर के केंद्र के पास हिस्से से पहले विकसित होकर फिर छोर विकसित होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीर्षगामी सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। साथियों, आनुवांशिकता स्वभाव के पूर्व में निर्धारित प्रकटीकरण की किस प्रक्रिया से संबंधित करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो मैचुरेशन अर्थात परिपक्वता। साथियों, परिपक्वता जो होती है वो प्रकृति से आनुवांशिकता की श्रृंगार को संदर्भित करती है। इसीलिए परिपक्वता का तात्पर्य होता है आनुवांशिक वंशानुक्रम के कारण किसी व्यक्ति में मौजूद लक्षण या संभावनाओं के प्रकट होने, क्रमिक रूप से खुलने से है। यह आनुवांशिक रूप से जो कुछ भी है इसका खुद शुद्ध परिणाम होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा मैचुरेशन अर्थात परिपक्वता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करता है। साथियों, इस प्रश्न में सबको बराबर अंक जो है दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी पाँचवें छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी आंसर या सभी विकल्प जो है यहाँ पे राइट होते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों विचारों को जोड़ने से कहीं अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार हमारी चिंतन प्रक्रिया मौलिक रूप से बदलती है, हालांकि धीरे धीरे जन्म से परिपक्वता तक, क्योंकि हम लगातार विश्व समाज को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे समान अंक दिया गया था सबको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि साथियों जब बच्चा हम कोई बड़ा पात्र लेते हैं, उसके बाद हम कोई छोटा पात्र लेते हैं, यदि
उसमें बच्चे में संरक्षण का जो कौशल है वो नहीं है, तो इसीलिए वो सोचता है कि बड़े पात्र में वही पदार्थ ज़्यादा मात्रा में है और छोटे पात्र में जो है कम मात्रा में है, तो इसीलिए बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं होते हैं। और साथियों, ये संरक्षण का कौशल जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो पहला जो चरण है वो संवेदी गामक अवस्था या चरण है, पूर्व संक्रियात्मक चरण दूसरा है, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो यहाँ पे सही क्रम राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि नेहा खुद को माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। खाने से साथियों वह पकड़ी जा सकती है। कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस अवस्था में है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सजा और आज्ञाकारिता विन्यास। साथियों, यदि हम कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए और उसी 3 स्तर के जो है 6 चरण बताए हैं, जिसमें ये दूसरे स्तर से अर्थात परंपरागत अवस्था से जुड़ी जो है सजा और आज्ञाकारिता विन्यास होता है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेवाई गोट्स्की। लेवाई गोट्स्की जो हैं सामाजिक 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 सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, क्योंकि इन्होंने जो है बच्चों को कोलाबरेटिव लर्निंग के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि बच्चे जब अंतःक्रिया करके सीखते हैं तो बच्चे अधिक सीखते हैं, अपने समकक्षी से सीखते हैं, अपने नियरहुड से सीखते हैं, पीयर ग्रुप में सीखते हैं। तो इसीलिए ये सिद्धांत लेवाई गोट्स्की का है। लेवाई गोट्स्की की बात करें तो ये सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। लेवाई गोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेवाई गोट्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है अर्थात सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ पे जो सांस्कृतिक परिवेश जिस पे वाइगोट्स्की जो है जोर देते हैं, बार बार जोर देते हैं, वे सामाजिक रूप से बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ कह रहा है कि बच्चे विशिष्ट शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या परिवेश में बड़े होते हैं। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक परिवेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता कौन सी बुद्धि कहलाती है। तो साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस अर्थात शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि। साथियों, हावर्ड गार्डनर की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को विकसित किया, जिन्होंने इसमें निर्धारित किया कि
बुद्धि के 8 विशिष्ट प्रकार होते हैं। गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तु दोनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को शारीरिक गतिक संवेगात्मक बुद्धि कहा। तो यहाँ पे जो कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता होती है वो शारीरिक गति संवेदात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि में क्या शामिल है। सॉरी साथियों, स्थानिक दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है कि छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता जो है दृश्य स्थानिक बुद्धि में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा। साथियों यहाँ पे बता दें कि जब एक सह शिक्षा कक्षों में लड़कों की तुलना लड़कियों से करता है और इसकी बात करें तो ये रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। अर्थात किसी एक जाति धर्म विशेष के लिए जो एक पूर्वग्रह प्रिजुडियस का निर्माण किया जाता है वही रूढ़िबद्ध धारणा को जन्म देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। साथियों जेंडर रूढ़िवादिता अभी हमने बताया कि यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा है जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप। अगला प्रश्न कह रहा है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समावेशन। रीजनेबल एकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे जो विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा शैक्षणिक रणनीति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो समावेशन होनी चाहिए। यहाँ कह रहा है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ उचित समावेशन में होनी चाहिए। समावेशी कक्षा शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई व अन्य विकलांग साथियों की परवाह किए बिना सभी को शामिल किया जाता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर उचित समावेशन होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू आपको बता दें कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी कह रहा है यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। तो मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य की जानकारी एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, तो इस पॉइंट में देख लेते हैं। इस पॉइंट में है पहला, मूल्यांकन छात्र के सीखने की क्षमता का निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करने का एक व्यवस्थित तरीका है। मुख्य देखेंगे साथियों। फिर कह रहा है कि इस मूल्यांकन में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी करी जाती है। तो यहाँ कई तरीके मूल्यांकन के द्वारा सीखे जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य साथियों पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे बच्चों में जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से उनको जो है सिखाया जाता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कथन कथन कह रहा है कि समावेशी समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल गलत है। तर्क कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधित वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरत को ही पोषित किया जाए। यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दो है, जो है दोनों गलत होते दिख रहे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया है। यहाँ आपको बता दें कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है साथियों, ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ सामान्य कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का समागम करना है, न कि केवल विशेष बच्चों को, क्योंकि यह सभी बच्चों की शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए संदर्भित करती है, चाहे उसकी भिन्नता और अक्षमता कुछ भी हो। और सभी बच्चे जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना उनको समायोजित करती है। तो इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वंचित पृष्ठभूमि के समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभेदित निर्देश। साथियों, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को विभेदित निर्देशन का पालन करना चाहिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे समान अर्थों में शारीरिक गतिक विकलांगता ऐसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी भी कार्य को करने में अक्षम होता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्लेक्सिया अर्थात गुड़ज वैकल्य। साथियों, गुड़ज वैकल्य की बात करें तो इसमें गिनने में कठिनाई होती है, चीज़ों को क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, मात्रा, स्थानीय मान और सकारात्मक और नकारात्मक मानों की अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है। तो गणित से संबंधित जो विकार है वो है डिस्लेक्सिया अर्थात गणितीय विकार या गुड़ज वैकल्य। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जटिलता के लिए वरीयता। साथियों, रचनात्मक बच्चे वे हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च क्षमता दिखाते हैं, जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व, गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता। साथियों, जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनमें विचार, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति का होना, असंभव चीज़ों के बीच संबंध होना, जिज्ञासा, बहिर्मुखी और स्वभाव और महत्वाकांक्षी होते हैं, जल्दी सोचने और समस्याओं को हल करने में रुचि देखते हैं, जटिलता के लिए वरीयता होती है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर जटिलता के लिए वरीयता जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम में क्या शामिल है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है उसमें क्या शामिल है। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर। साथियों, यदि हम बच्चों को एक दूसरे से संवाद के माध्यम से जो है खेल कूद के माध्यम से अगर हम उनको साथ में सामूहिक रूप से बिठाएंगे तो उनमें जो है बातचीत के माध्यम से उनमें अर्थपूर्ण अधिगम विकसित किया जा सकता है।
और ऑप्शन सी जो है सीखने के तरीकों पर भी विचार किया जाता है। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। यहाँ पे आपको बता दें कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फिर कह रहे हैं माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे तर्क जो है कथन के लिए तर्क भी गलत हो गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी कथन ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बच्चे शैक्षिक कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु